हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हाँ जी बच्चों, आज हम करेंगे फिक्टिशियस फोर्स इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बट इन द लास्ट लेक्चर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इट वाज नॉट रोटेटिंग फ्रेम। तो उस केस में हमने फिक्टिशियस फोर्स का एक्सप्रेशन ड्राइव किया, विच वाज द जनरल एक्सप्रेशन। नाउ वी विल ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फिक्टिशियस फोर्स इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन। मीन्स जब एक फ्रेम जो है, जो मूविंग फ्रेम है, अगर वो रोटेटिंग होगा तो उस केस में फिक्टिशियस फोर्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और कौन कौन से फिक्टिशियस फोर्सेस वहां पे होंगी, ये हम इस लेक्चर में सीखेंगे। लेट अस कंसीडर ए स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये स्टेशनरी फ्रेम का ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हम एस डैश बोल देते हैं। इसके ये एक्सिस हैं एक्स डैश, y dash, z dash, and this is the origin o dash of this frame, and this frame is rotating with some angular velocity omega, ठीक है, about this axis, this is the axis, z axis के about ये ऐसे घूम रहा है। इसकी कुछ ट्रांसलेशन वेलोसिटी v वेक्टर भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज here we have a particle p particle के जो कोऑर्डिनेट्स हैं with respect to this stationary frame, with respect to frame s, वो हम बोल सकते हैं x, y, z हैं। और सेम p पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स with respect to this rotating frame are p, x dash, y dash and z dash। and let us suppose origin के कोऑर्डिनेट्स हैं x naught, y naught, z naught। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं origin के, these are with respect to the stationary frame। अब हम इन तीनों के पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, but let us write first, let P be a particle having coordinates x, y, z, ठीक है। कोऑर्डिनेट समझते हो ना, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू। अगर हम यहां से देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो बोलेगा कि इसका x कोऑर्डिनेट इतना है, y इतना है और z इतना है, तो वो हुए इसके कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम S, and x dash, y dash, z dash are its coordinates with respect to rotating frame, rotating or moving frame S dash, ठीक है जी। and x naught, y naught, z naught are coordinates of o dash, this origin with respect to o। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दी। नाउ वी कैन राइट पोजीशन वेक्टर्स। देखिए ये पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं, दिस इज r नॉट वेक्टर। पॉइंट p का एक पोजीशन वेक्टर यहां से ड्रॉ करेंगे, दिस इज r डैश वेक्टर, दिस इज r डैश। ऐसे पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर हम विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन o भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो ये होगा, उसको हम r वेक्टर बोल लेते हैं। नाउ वी कैन राइट ऑल द थ्री पोजीशन वेक्टर्स, है ना। तो देखिए अगर आप r नॉट वेक्टर लिखना चाहते हो, दैट विल बी x नॉट i कैप प्लस y नॉट j कैप प्लस z नॉट k कैप। नाउ व्हाट आर i कैप, j कैप, k कैप? I cap is this unit vector, this is j cap which is along y axis of this frame, and this is k cap which is along z axis of this frame। Similarly we can write r vector। r vector means ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है, इसको हम लिख सकते हैं x i cap प्लस y j cap प्लस z k cap। यूनिट वेक्टर सेम आएंगे क्योंकि ये वाला वेक्टर भी हमने विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेशनरी फ्रेम ही डिफाइन किया है। बट जो r डैश वेक्टर होगा दैट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटेटिंग फ्रेम। अब रोटेटिंग फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि इसका हम ऐसे यहाँ पे i कैप डैश मान सकते हैं, यहाँ पे j कैप डैश होगा और इस सेक्शन में हमारे पास k कैप डैश होगा। और जैसे जैसे ये फ्रेम रोटेट करेगा, घूमेगा, वैसे वैसे यूनिट वेक्टर्स भी अपने डायरेक्शंस को चेंज करेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो i डैश है या j कैप डैश है और k कैप डैश है, दे आर चेंजिंग देयर डायरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हेंस दे डिपेंड अपॉन टाइम। इसका ध्यान रखना, आगे काम आएगा। तो r डैश वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, x डैश i कैप डैश प्लस y डैश j कैप डैश प्लस z डैश k कैप डैश।
Now we can write a relationship between r vector, r naught vector and r dash vector. Okay, now by using triangle law of vector addition. हाँ जी बच्चों, कैसे अप्लाई करते हैं इस लॉ को? हम दो वेक्टर्स को ट्रायंगल्स की दो साइड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जो क्लोजिंग साइड होती है वो रिजल्टेंट होता है. हमारे यहाँ पे क्लोजिंग साइड r वेक्टर है, दिस इज r नॉट वेक्टर एंड दिस इज r डैश वेक्टर. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज इक्वल टू r नॉट वेक्टर प्लस r डैश वेक्टर. अब हम यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी r वेक्टर, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है. दिस इज इक्वल टू आर नॉट वेक्टर एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप है प्लस दिस आर डैश वेक्टर विच इज एक्स डैश आई कैप डैश. यहाँ पर ये जो डैश है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ एस डैश फ्रेम. सिमिलरली वाई डैश जे कैप डैश एंड z डैश k कैप डैश. अब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है यहाँ पे, इस पार्टिकल की वेलोसिटी जिसके ये पोजीशन वेक्टर्स हैं. तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे. इस पूरी इक्वेशन को इस साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी डिफरेंशिएट करना है और इस साइड भी हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है. और देखते हैं कैसे डिफरेंशिएट करते हैं. तो चलते हैं अगली शीट पे. डिफरेंशिएटिंग ऑन both sides with respect to t. What is t? t is time. तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? लेट अस सी. इस इक्वेशन को वहां ले जाते हैं, आसानी रहेगी. तो अभी हमें इसको डिफरेंशिएट करना है. तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग व्हाट विल यू गेट? यहां आएगा dx by dt जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे x डॉट आई कैप y डॉट जे कैप z डॉट k कैप. आपको पता है ये नोटेशन x डॉट जो होता है वो dx by dt को ही लिखने का आसान तरीका है. इस तरह से हम लिख लेते हैं उसको. यहाँ पे i कैप j कैप k कैप कॉन्स्टेंट्स हैं क्योंकि वो फ्रेम हमारा फिक्स्ड है s फ्रेम, उसके यूनिट वेक्टर्स वेरी नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पर भी सेम वही बात है, x नॉट डॉट i कैप प्लस y नॉट डॉट j कैप प्लस जेड नॉट डॉट के कैप. यहां पर भी आई कैप जे कैप के कैप फिक्स्ड है, वो वेरी नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. लेकिन यहां पर दोनों चीजें वेरी कर रही हैं. ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है और आई कैप भी जो है, ये यूनिट वेक्टर जो है हमारा दूसरे वाले फ्रेम का, वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है. क्यों? क्योंकि आपको पता ही है ना कि ये वाला फ्रेम जो है ये रोटेट कर रहा है ऐसे, है ना. अब आप सोचो कि जब ये रोटेट करेगा तो क्या होगा. ये वाला एक्सिस थोड़ा आगे यहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा इधर चला जाएगा, ये वाला एक्सिस चलो 90 डिग्री पे है, थोड़ा इधर आ जाएगा. तो एक्चुअली अगर ये z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उस एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, बट ये दोनों वेरी करेंगे. बट हम कुछ ऐसे ही लेके चल रहे हैं रोटेशन कि तीनों एक्सिस जो हैं दे आर रोटेटिंग. मतलब यहाँ पर ये चीजें वेरी कर सकती हैं. आई कैप डैश इज द फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे था पहले आई कैप डैश, अब वो पीछे चला गया, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. It is varying with time, changing with time. When there is some motion of a particle of a direction, तो वो मतलब टाइम पे डिपेंड करता है. तो दोनों ही टाइम डिपेंडेंट फंक्शंस हैं. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का. कैसे लगेगा? पहले आ जाएगी ये वाली सारी टर्म्स, उसमें हम सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, दूसरे वाले को, उसको ऐसे ही लिखेंगे. देखो, समझ रहे हो ना. सिर्फ मैं फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अभी दूसरा वाला जो v पार्ट है, uv होता है ना, uv रूल, उसमें v को छोड़ रहा हूं, अभी उसको नहीं कर रहे डिफरेंशिएट. ठीक है जी. तो एक तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास, प्लस जो सेकंड टर्म आएगी उसमें हमें ये फर्स्ट फंक्शन जो है उसको एज इट इज रखना है, बट सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करना है, तो उसको ऐसे लिखेंगे. यहां डॉट नहीं लगाने, यहां प्राइम लगा रहा हूं मैं. ये डैश और प्राइम कुछ भी बोल सकते हो आप. यहां पे देखो पेन को ना बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है जब ये आपने डेरिवेशंस करनी है. ठीक है, एग्जाम में तो क्योंकि पूछी जाती है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में.
और इसलिए पूछी जाती है ताकि आपको एक फील आए कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसीलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई फ्रेम रोटेट कर रहा है तो उस फ्रेम में वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो वहां फिर सोचना पड़ता है हमें पहले से कि हाँ भाई ये डायरेक्शन भी वेरी कर रही हैं, ये फंक्शन ऑफ टाइम है। ये आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए हमें ये डेरिवेशंस आपको करवानी होती हैं और आपने इनको समझना होता है। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है, जैसे ये डॉट है, ये प्राइम है, दो अलग अलग चीजें हैं ना। अब कोई बच्चा ऐसे ऐसे डाली जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे दो बार डैश डाल दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो उसके मार्क्स कटेंगे। तो बहुत ध्यान से पेन को चलाना पड़ता है। तो ये हो गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज v वेक्टर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी फ्रेम, क्योंकि यहाँ प्राइम नहीं लगे हुए। ये है v नॉट वेक्टर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ओरिजिन ऑफ द मूविंग फ्रेम। वो जो मूविंग फ्रेम था उसका ओरिजिन भी तो मूव कर रहा है ना, ये उसकी वेलोसिटी है। अगर वो मूव नहीं कर रहा फिर ये जीरो होगा। ट्रांसलेशनल मोशन अगर उसका नहीं है ओरिजिन का, फिर ये जीरो होगी। ये क्या है, ये है डॉट डैश, है ना, ये है v डैश वेक्टर। ये उस पार्टिकल की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग फ्रेम। कैसे पता चल रहा है मुझे विद रिस्पेक्ट टू द रोटेटिंग फ्रेम, क्योंकि देखो प्राइम आ रहे हैं। प्राइम मतलब कि ये जो पैरामीटर है रोटेटिंग फ्रेम का पैरामीटर है, और x डॉट y डॉट z डॉट बेसिकली तीनों कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रही है, वेलोसिटी बनेगी ना, और क्या बनेगा, प्लस ये वाली टर्म। इसको अभी मैं ऐसे ही लिखूंगा, इसके बारे में बात करेंगे अभी कि इसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे किसी और फॉर्म में लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको अभी देखो मैंने ऐसे ही लिख दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं किए। ये हमारे पास एक टर्म आ गई, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस सेव दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल कंसिडर a relation between instantaneous velocity and angular velocity. Consider the relation, ये relation हमने ऑलरेडी +1 क्लास में पढ़ी हुई है। v वेक्टर, v कैपिटल लिख लेते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन ना हो जाए, ये v डिफरेंट है, ये v डिफरेंट है। v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। दिस इज द रिलेशन फ्रॉम क्लास +1 फॉर रोटेशनल मोशन। जब भी देखो हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है ना बच्चों, तो वेलोसिटी वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो ये होती है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो r और ओमेगा में, तो ये फॉर्मूला बन जाता है v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये तो +1 क्लास में बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं इसको। एक्चुअली ये क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो जितना बड़ा आपको r लेना है, मतलब सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है जितना बड़ा आपको चाहिए, r बढ़ाने से v बढ़ेगा, उतनी ज्यादा लीनियर स्पीड से उसको भागना पड़ेगा, सच दैट ओमेगा इज कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट मतलब चक्कर काटने में टाइम उतने लगाना है, ठीक है। लेकिन एक बड़ा चक्कर है, इसको ज्यादा स्पीड से भागना पड़ेगा, एक उससे बड़ा चक्कर है, उसको और स्पीड से भागना पड़ेगा, टाइम सबको सेम लग रहा है एक चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है। तो वहां ये रिलेशन हम यूज करते हैं। अब बच्चों यहां मैं v वेक्टर को लिख सकता हूं dr वेक्टर बाई dt, बेसिकली वही चीज है और कुछ भी नहीं है ना। अब देखो एक रिलेशन आ रही है यहाँ पे, r वेक्टर जो है इट इज ए वेक्टर, इट इज एक्चुअली द पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ये रिलेशन जो मैंने निकाली है ये इसके लिए भी वैलिड है, क्योंकि ये भी तो एक वेक्टर ही है और ये भी एक वेक्टर है। तो वी कैन राइट, देयरफॉर वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है डी आई कैप डैश बाई डी टी, दिस इज एक्चुअली ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश। सिमिलरली डी जे कैप डैश, ये वाली टर्म, यहां डैश चाहिए, देखो दोबारा पढ़ना होता है पेपर, डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश। सिमिलरली जो तीसरी वाली इक्वेशन है वहां से थर्ड टर्म जो है, ठीक है जी। तो ये तीनों रिलेशंस हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट इन 1। ध्यान से देखो क्या होगा जब आप यहां पे पुट करोगे, तो ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स डैश आई कैप डैश
है ना, ये बचेगा ना x डैश I कैप डैश, क्योंकि ओमेगा क्रॉस बाहर आ जाएगा। तो लेट मी राइट ऑन द अनदर शीट, वी गेट v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट वेक्टर प्लस v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस, अंदर बचा x डैश I कैप डैश प्लस y डैश j कैप डैश प्लस z डैश k कैप डैश, ये बचा अंदर। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस, व्हाट इज दिस, दिस इज r डैश वेक्टर, जो हमने ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है, ये वही है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी की रिलेशन आई है अभी हमारे पास, इसको अभी हम फर्दर एनालाइज करेंगे, वी विल गेट द रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन। पहले हम एक स्पेशल केस बनाएंगे, यहाँ पे दोनों चीजें हैं, ये v नॉट जो है दिस इज द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम। अगर ये नहीं है, अगर वो फ्रेम ट्रांसलेट नहीं कर रहा, तो फिर ये टर्म जीरो होगी। v डैश जो है, v डैश वेक्टर और v वेक्टर, ये दोनों क्या है, लेट मी राइट, v वेक्टर इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट p विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। ठीक है, और v डैश क्या हुआ, v डैश इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल की वेलोसिटीज हैं, याद रखना, दो अलग अलग फ्रेम से, जो p पे था विद रिस्पेक्ट टू s डैश। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना। और ओमेगा क्रॉस क्या है, ओमेगा वेक्टर क्या है, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। अब हम एक स्पेशल केस करेंगे कि जो हमारा दूसरा वाला फ्रेम है वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा, सिर्फ घूम रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है, इफ एस डैश फ्रेम इज नॉट अंडर लीनियर मोशन, क्योंकि हम नो फिक्टिशियस फोर्स को अभी सिर्फ रोटेशन वाला जो इफेक्ट है उसके कारण देख रहे हैं, लीनियर मोशन वाला इफेक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आ जाता है हमारे पास, वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो अगर एफ एस डैश इज नॉट अंडर द लीनियर मोशन, देन वी कैन राइट वी नॉट वेक्टर एज जीरो। ठीक है, उस केस में फिर हमारे पास क्या सिचुएशन है, वो कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ये हमारा एस फ्रेम है और दूसरा वाला फ्रेम ट्रांसलेट नहीं किया, यहीं पर है उसका भी ओरिजिन, बट घूम रहा है ऐसे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने एंगल बना दिया, थोड़ा थोड़ा रोटेट कर रहा है, ये है हमारा एस डैश फ्रेम, और यहाँ पे वो पार्टिकल P है, उसके कोऑर्डिनेट्स दोनों के विद रिस्पेक्ट टू है। ठीक है, तो उस केस में जब v नॉट को जीरो पुट कर दोगे तो वेलोसिटी की रिलेशन आ जाएगी v वेक्टर इज इक्वल टू v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगी बच्चों। अब यहां पर भी हम ना और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। अब हम देखो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, देखो v वेक्टर कैन बी रिटन एज dr वेक्टर बाय dt, बट दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड फ्रेम। v डैश वेक्टर कैन बी रिटन एज dr by dt, but this is with respect to rotating frame, plus ओमेगा क्रॉस r। तो अब देखो हर जगह हमारे पास r वेक्टर r वेक्टर r वेक्टर आ गया है ना, और ये सब वेलोसिटीज हैं, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। अगर हम इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो हम इसको एक्सेलरेशन के लिए भी इस रिलेशन को लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। हम पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं, इन जनरल फॉर्म, या मैं तो डिफरेंशिएट ही कर देता हूं, इसको छोड़ो। तो टेकिंग ओमेगा एज कांस्टेंट, चलो ऐसे लिखते हैं, तो दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर एनी जनरल वेक्टर
लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो हम पहले वेलोसिटी की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग आर वेक्टर एज वी वेक्टर। तो हम जहां जहां आर वेक्टर है वहां वहां वी वेक्टर ले जाएंगे, तो एक्सेलरेशन बन जाएगा यहां पे dv वेक्टर बाय dt with respect to the fixed frame is equal to dv vector by dt with respect to the rotating frame plus omega vector क्रॉस v वेक्टर। जस्ट हमने r की जगह v लिख दिया, r को v से रिप्लेस कर दिया। पुट v वेक्टर एज v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r ऑन राइट हैंड साइड, क्योंकि ये रोटेशन वाले दोनों टर्म्स हैं, वहां पे जो v वेक्टर है उसको हम ये v डैश उस रोटेशन वाले टर्म्स में लेके जाना चाहते हैं, v डैश लेके आना चाहते हैं, ओमेगा वेक्टर लेके आना चाहते हैं, तो यहां पर हम पुट करेंगे। वैसे ये वेलोसिटी पार्टिकल की ही वेलोसिटी है, एक विद रिस्पेक्ट टू फिक्स फ्रेम है तो वो ने v वेक्टर ही लिख दिया, और दूसरी विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम है, इसलिए यहां पर ये टर्म्स पुट करेंगे। ये आ गया फिक्स्ड इज इक्वल टू d by dt v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r, और यहां हम रोटेटिंग पक्का लिखेंगे अभी, प्लस ओमेगा क्रॉस, यहां पर भी v वेक्टर की जगह v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r। तो ये एक बड़ी सी इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसको हमें और सिंप्लीफाई करना है, डेरिवेटिव दोनों के साथ लेके जाना पड़ेगा, ओमेगा क्रॉस भी दोनों टर्म्स के साथ करना है। यहां बन जाएगा dv डैश बाय dt, ठीक है, और इसके साथ रोटेटिंग लिखेंगे, रोटेटिंग फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू है ये टर्म, प्लस यहां पर भी डेरिवेटिव जाएगा, ठीक है, और यहां पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक बार इस पे उसका डेरिवेटिव, देखो कैसे होगा, एक बार आ जाएगा ओमेगा डॉट वेक्टर, मैं इस पे ऑपरेट करवा रहा हूं डेरिवेटिव को, क्रॉस आर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, और इसके पैर में भी हम लिख देते हैं रोटेटिंग, दूसरी बार सेकंड वाले के साथ चला जाएगा, प्लस ओमेगा वेक्टर एज इट इज क्रॉस डी आर बाई डी टी को हम वी डैश पुट कर देंगे, क्योंकि रोटेटिंग आ रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, तो उसको हम वी डैश पुट कर देंगे। डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होता है ना, तो दो बार जब आप इसको, एक बार फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगाया, इसका डेरिवेटिव क्रॉस एज इट इज प्लस ओमेगा वेक्टर एज इट इज क्रॉस द डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, तो ये हमारे पास एक टर्म आ गई। लास्ट टर्म में हमारे पास ओमेगा क्रॉस वी डैश एक आ जाएगा, यहां से वो डबल दोनों हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और लास्ट वाले के साथ प्लस तो ये टर्म आ जाएगी, ठीक है, ओके। इसमें यहां पर भी इसको कर देते हैं dv बाई dt विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड फ्रेम, ओके। नाउ लेट अस राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये बन गया हमारे पास a वेक्टर, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड फ्रेम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, प्लस ये वाली टर्म प्लस ओमेगा क्रॉस। अब बच्चों जहां जहां भी ये ओमेगा आ रहा है ना हमारे पास, वो सब रोटेशन के कारण ही आ रहा है, हर टर्म में तो आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी। अगर रोटेशनल मोशन ना होता फ्रेम का तो ये तीनों टर्म जीरो हो जानी थी, लेकिन ये तीनों टर्म्स इस ए डैश में ऐड हो रही हैं, वो इसी कारण हो रही हैं क्योंकि देयर इज रोटेशनल मोशन। अगर ट्रांसलेशनल मोशन होता है ना तो फिर एक्सेलरेशन इनवेरिएंट है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन इनवेरिएंट रहता है और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड, है ना, दोनों फ्रेम से ही हम लगा सकते हैं। तो यहां पर अगर हम ए डैश लिखना चाहते हैं तो दैट विल बी ए माइनस, हम दूसरे फ्रेम से लिख रहे हैं ना एक्चुअली, मूविंग फ्रेम से, ऐसे कर देते हैं इसको, ये उधर चला गया,
चलिए, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द रोटेटिंग फ्रेम. नाउ इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद मास ऑफ द पार्टिकल, देन आई विल गेट द इक्वेशन फॉर फोर्स. ठीक है, तो let us multiply both sides by small m. तो ये बनेगा ma dash. What is small m? It is mass of particle. हमें बेसिकली फोर्स निकालनी है ना, तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज फोर्स, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया. ये सब अब फोर्सेस हैं, अलग अलग तरह की फोर्सेस हैं. जितनी भी टर्म्स है ना इस इक्वेशन में, ऑल ऑफ देम आर फोर्सेस. कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जिनके बारे में हमने अभी तक कभी नहीं पढ़ा, पहली बार कर रहे हैं उनको डिस्कस. +1 +2 में हमने उन फोर्सेस को नहीं समझा, नहीं पढ़ा. देखो, जितनी भी क्वांटिटीज है ना बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशंस होता है एक हमारे पास. वो बोलता है कि अगर आप फोर्स का एक्सप्रेशन लिख रहे हो, फोर्स का एक्सप्रेशन, तो इधर भी सारी फोर्सेस ही होंगी. जितनी भी टर्म्स आएंगी ना वो सब फोर्सेस ही होंगी, क्योंकि एक फोर्स में ही आप किसी फोर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. मतलब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी सब फोर्सेस हैं. अब इनके अलग अलग नाम है. ठीक है, फोर्स ऑन पार्टिकल एज सीन in S dash frame. ठीक है, this is real force on particle from S frame, stationary frame. एक पार्टिकल है ऐसे, उसको यहां से ग्राउंड से कोई बंदा, ये ग्राउंड है बिल्कुल स्टेशनरी, उस पार्टिकल के ऊपर कुछ फोर्स लगाई गई है जिसके कारण उसका कुछ एक्सेलरेशन आ गया और उसको ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, स्टेशनरी फ्रेम से. तो वो रियल फोर्स होती है, जो कि पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स भी सब कुछ इसी फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू है और बंदा भी स्टेशनरी फ्रेम से देख रहा है, उसको रियल फोर्स बोलेंगे. और ये सारी की सारी फिक्टिशियस फोर्सेस हैं. ये भी फिक्टिशियस है, जो ओमेगा के कारण आ रही है, रोटेशन के कारण आ रही है. ये भी फिक्टिशियस है, ये ओमेगा के कारण आ रही है, और ये भी फिक्टिशियस है. इन सब के अलग अलग नाम हैं. तो लेट अस राइट कि क्या इनके नेम्स है, कैसे इनको हम पुकारा करेंगे. तो ये वाली जो फोर्स होती है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फोर्स. ये सब याद करनी है, ये ट्रांसवर्स फोर्स है. ठीक है, ये जो ट्रांसवर्स फोर्स है, दिस इज ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा. मतलब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये जो ओमेगा डॉट है ना, इसके बारे में बात करते हैं. ओमेगा डॉट एक्चुअली ये होता है डी ओमेगा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन. ओमेगा डॉट एक्चुअली अल्फा है. तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हुआ, अगर ये 0 हुआ, तो ये वाली फोर्स जो है वो 0 होगी. ठीक है, बट दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स फोर्स एंड इट विल बी देयर ओनली इफ देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम. और रोटेटिंग फ्रेम का एंगुलर एक्सेलरेशन कब होता है? जब उस पर टॉर्क लगे. जब तक टॉर्क नहीं लगेगा तब तक एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा. एक रिलेशन होती है, +1 क्लास में पढ़ते हैं हम, टो इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा. टो इज द टॉर्क, इट इज द रोटेशनल फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको टॉर्क बोला जाता है. और टॉर्क अगर लगेगा तभी अल्फा आएगा. जैसे होता है ना, F इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, वैसे ही टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा. आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. तो ये रिलेशन जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. और अल्फा तभी आएगा अगर टॉर्क लगेगा. अगर उस रोटेटिंग फ्रेम पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा तो फिर अल्फा 0 होगा. तो ये ट्रांसवर्स फोर्स है. और आई विल राइट इट इज 0. ये 0 होता है, ये वाला कंपोनेंट. एक मिनट, दोबारा लिखता हूं सुंदर सुंदर. इट इज 0 इफ ओमेगा इज कांस्टेंट. जैसे मैंने बोला कि अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा, उसका टाइम डेरिवेटिव 0 होगा, तो फिर ये फोर्स नहीं लगेगी. नेक्स्ट फोर्स की बात करते हैं. ये वाली जो टर्म है -2m ओमेगा क्रॉस v, दिस इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग अच्छे से याद करना, कोरियोलिस. ठीक है, फोर्स, ये वाली टर्म. ठीक है, इसको हम डिफाइन भी करेंगे. और ये किस वजह से है? दिस इज ड्यू टू सम रोटेशनल वेलोसिटी, सम एंगुलर वेलोसिटी एंड सम लीनियर वेलोसिटी. ठीक है, उसके कारण है. अगर पार्टिकल की कुछ लीनियर स्पीड नहीं होगी ना विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम, तो ये फोर्स नहीं लगेगी. इसको अभी हम डिटेल में
समझेंगे। और ये जो लास्ट वाली फोर्स है इसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि ये सेंट्रीफ्यूगल है, फिर भी मैं लिख देता हूं, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमने ऑलरेडी +1 क्लास में पढ़ी हुई है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ओमेगा और आर दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, तो यहाँ पे ओमेगा आर आ जाता है, और ये जो भी रिजल्ट आता है वो इसके 90 डिग्री पे होता है। तो एक्चुअली ये जो है ना, अगर सब 90 पे हैं तो ये m ओमेगा स्क्वायर आर है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या आपने पढ़ा हुआ है mv²/r, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, ये वही वाली फोर्स है। ये भी रोटेशन के कारण आती है, मतलब ओमेगा के कारण आती है ये वाली फोर्स। तो लेट अस राइट अबाउट दीज फोर्सेस। एक है ट्रांसवर्स फोर्स, ट्रांसवर्स fictitious force. This is equal to -m omega dot cross r. ठीक है, this is due to angular acceleration of rotating frame. If omega vector is constant, then this force is 0. Second is -2m omega cross v dash है, यहाँ पे omega cross v dash, here I have omega cross v dash 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 dash. ठीक, Why this force acts? देखो इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, एक तो ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ फ्रेम एस डैश, एक तो ओमेगा है उसके कारण, दूसरा दोनों होने चाहिए, दूसरा v डैश वेक्टर, वो क्या है, ये है, लेट मी राइट हियर, ड्यू टू v डैश वेक्टर। v डैश वेक्टर क्या है, इट इज linear velocity. It is linear velocity of particle with respect to dash आ रहा है ना, rotating frame, with respect to rotating frame। देखो बच्चों, ये कोरोलिस फोर्स जो होती है ना, ये तब लगती है अगर पार्टिकल का कोई स्ट्रेट लाइन मोशन हो, कोई उसकी लीनियर वेलोसिटी हो रोटेटिंग फ्रेम में। एग्जांपल एक बताता हूं, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मान लो ये हमारी अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमती है, हमें पता है इसका कुछ ओमेगा होगा। कितना होता है अर्थ का ओमेगा, कितना होता है, कितने एंगल ये ट्रेस करता है, 2 पाई रेडियन एंगल ये ट्रेस करता है। कितने टाइम में ट्रेस करता है, इन 24 आवर्स, है ना। इसका लिख देते हैं रेडियन पर आवर, 24 आवर है ना, तो रेडियन पर आवर यूनिट हो गया। तो इतने इसका ओमेगा होता है, अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इतनी होती है। अब मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है अर्थ के ऊपर, कोई कार है, मान लो वो कार इस अर्थ के ऊपर स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही है, उसकी कुछ लीनियर वेलोसिटी है v डैश, तो उस पे ये फोर्स लगेगी, कोरोलिस फोर्स। मान लो कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है, अर्थ की तरफ, सेंटर की तरफ आ रहा है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में अभी, ठीक है। मान लो ये किसी हाइट से कोई पार्टिकल अर्थ के सेंटर की तरफ गिर रहा है, लाइक दिस, तो यहां पर भी इसका v वेक्टर आ गया, देखो लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटेटिंग फ्रेम, तब ये फोर्स लगेगी, कोरोलिस फोर्स। डिटेल में पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। और तीसरी जो फिक्टिशियस फोर्स आई है हमारे पास, वो है सेंट्रीफ्यूगल, m ओमेगा क्रॉस r, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेट मी राइट हियर, इसका भी नाम रखते हैं, इसका नाम होता है कोरोलिस। मुझे ना इसके वो भूल जाते हैं स्पेलिंग, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, ये इसका नाम है। और ये वाली है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बारे में भी थोड़ा लिख लेते हैं। इट इज ड्यू टू द रोटेशनल मोशन, ओनली रोटेशनल मोशन, ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ एस डैश, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। देयरफॉर व्हाट इज द फाइनल आंसर, द इफेक्टिव फोर्स
ऑन ए पार्टिकल इज गिवन बाय एफ रियल, वो रियल वाली मैंने तुम्हें बता दी, प्लस एफ कोरियोलिस प्लस एफ सेंट्रीफ्यूगल प्लस एफ ट्रांसवर्स। लेकिन इसमें ये वाली चीज ज्यादातर केसेस में ये वाला कंपोनेंट 0 होता है, क्योंकि ये तभी होगा अगर अल्फा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, बट एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादातर केसेस में नहीं होता। अर्थ के केस में जैसे नहीं होता, अर्थ का ओमेगा कांस्टेंट है, हमेशा 24 घंटे लगते हैं अर्थ को अपने एक्सिस पर घूमने के लिए। ये नहीं होता कि अर्थ पहले किसी दिन 12 घंटे ले रही है, किसी दिन 18 ले रही है, किसी दिन 24 ले रही है, ऐसे नहीं होता। हर दिन हमारा 24 घंटे का होता है, एक फुल रोटेशन के लिए 24 घंटे लगते हैं। टाइम पीरियड कांस्टेंट हो गया ना, तो टाइम पीरियड अगर कांस्टेंट हो गया तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, ये तुमने पढ़ा हुआ +1 क्लास में। टाइम पीरियड है 24 घंटे, तो इसलिए ओमेगा कांस्टेंट है अर्थ का। तो अर्थ के केस में ओमेगा कांस्टेंट है, इसलिए फॉर अर्थ लेट मी राइट ओमेगा इज कांस्टेंट, देयरफॉर ये वाली फोर्स जो है वो 0 हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ बाकी फोर्सेस बचेंगी, कोरियोलिस बचेगी, सेंट्रीफ्यूगल बचेगी, रियल तो है ही है जो स्टेशनरी फ्रेम से लग रही है, और इफेक्टिव फोर्स इन सब का सम होगा। तो लेट मी राइट ट्रांसवर्स फोर्स विल बी 0, ठीक है, फॉर अर्थ।